तारुफ का मोहताज नहीं है आज के मेरे मेहमान। फिर भी मैं इनका नाम बताता हूँ आपको। ये डॉक्टर अनूप निगम है। पिछले 40-45 साल से, ये 45 ईयर्स से ये पब्लिक सेवा कर रहे हैं। नो डाउट जिस निष्ठा से, जिस भावना से ये लोगों को दवाई देते हैं और ठीक करते हैं, भगवान इनका बहुत बहुत इनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। मेरे मेहमान हैं अनूप निगम। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस शो आम से खास में। अनूप जी शिमला में पैदा हुए, फरीदाबाद में काम कर रहे हैं, ये कैसा संजोग है? शिमला में पैदा हुआ, वहाँ मेरे पिताजी सर्विस करते थे और वो दिल्ली में रहते थे, उनका घर दिल्ली था। तो वहाँ शिमला से अपने घर आने के लिए फरीदाबाद उन्होंने ट्रांसफ़र करा ली अपनी, इसलिए फरीदाबाद आ गए 1957 में। ओ, तो आप बचपन में ही फरीदाबाद आ गए थे? 6 महीने का था मैं तो फरीदाबाद आ गया था। तो शिमला की यादें कैसी रही फिर आपको? तो कुछ याद ही नहीं होगा। मुझे थोड़ी पता है। अच्छा, सिर्फ आपका बर्थ सर्टिफिकेट शिमला का है? बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है मेरे पास। मेरे पास कुंडली है, वहाँ की बस बनी हुई। तो आपने सीधा उतार लिया था, जन्म नहीं लिया। अब पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने। चलिए आते हैं मुद्दे पर। एक आम सी जिंदगी जीते हुए आपके पिताजी ने संघर्ष करते हुए जब आपका जन्म हुआ और आज आप एक खास मुकाम पर हैं, लोगों के दिल में आपने एक जगह बना रखी है। अनूप जी, 2 शब्दों में बताइए कि क्या है इस सारी आम से खास बनने तक की कहानी? कोई आम से खास बनने की कहानी कुछ नहीं है। मेरे दादाजी वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, मेरे पिताजी भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, मैं भी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा भी होम्योपैथिक डॉक्टर है। 79 में मैं पढ़ के आ गया था। जब से लेकर अब तक मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक। जो मैंने देखा अपने जीवन में कि आदमी को अपने समय की कदर करनी चाहिए। जो समय से उठना बैठना खाना पीना करता है और काम पे समय से जाता है, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो आपने एक गुरु मंत्र दे दिया हमारे देखने वालों के, समय की कदर करो नहीं तो समय ठोकर मार देगा। समय ठोकर मारे या ना मारे, आप पीछे जरूर रह जाओगे। आगे बढ़ने के लिए समय का आदर करिए। तो आपने सारी जिंदगी समय का आदर किया? मैं आज भी उसी समय के कदर के हिसाब से ही जी रहा हूँ। सुबह 6:30 बजे का अलार्म लगा रखा है मैंने अपने मोबाइल में। सुबह 6:30 बजे बिल्कुल एक मोबाइल के अलार्म को बंद नहीं होने देता, उससे पहले मैं खड़ा हो जाता हूँ। डॉक्टर साहब, आपके बारे में मशहूर है मीठी दवाई देते हो लेकिन बोल कड़वे बोलते हो। हर वो चीज जो आपकी पसंद की नहीं है वो हमेशा कड़वी ही लगेगी आपको। अगर आपकी मैं पसंद की बातें करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैं क्यों फेल हूं? मेरा काम है आपको देखना, दवाई देना और परहेज बताना। लेकिन ये तो मीठे शब्दों में भी कहा जा सकता है। मीठे शब्दों में आज की जनता सुनती नहीं है। तो आप कड़वे शब्दों में हिदायत देते हो? उन्हें देनी पड़ती है, क्योंकि वो इन बातों को, मीठी बातों को ऐसे उड़ा देते हैं जैसे हवा में। तो आप दिल से चाहते हो कि आपसे जो दवाई ले वो ठीक हो? मेरी पहले दिन से यही इच्छा रही है आज तक कि जिसको दवाई दी जाए उसको ठीक किया जाए। डॉक्टर साहब, 45 साल में तो आपने गिनती ना की जाए या की जाए तो भी आपने हजारों मरीज ठीक किए होंगे। भगवान जानता है, मैं नहीं जानता। नहीं, फिर भी देखिए आपका एक्सपोजर है। आपने भयंकर बीमारी वाले मरीज भी आते होंगे, छोटी मोटी बीमारी के भी आते होंगे। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका मैंने इलाज नहीं किया। जुकाम से लेके कैंसर तक वालों को दवाई दी है और वो सारे ठीक किए हैं। ये बहुत बड़ी मुद्दे की बात कही है आपने। कैंसर की दवाई तो मैंने सुना आज तक बनी ही नहीं। कैंसर
की दवाई वो लेने आते हैं जो प्राइमरी स्टेज पर कैंसर को नहीं पकड़ पाते। जो कैंसर है लगभग जो देखा जा सकता है बाहर से, वो है माउथ का कैंसर। उसे प्राइमरी स्टेज में ही पकड़ लो ना। बहुत लोगों के दाढ़ें खराब हो जाती हैं। उन दाढ़ों के खराब होने से अंदर वो फाइब्रोसिस की बीमारी बन जाती है। वो फाइब्रोसिस आगे चल के कैंसर में बदल जाता है। तो आप उसको फाइब्रोसिस को ही पकड़ लो ना, तो आप उसे कैंसर बनने ही नहीं दोगे। तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है? नहीं, और बहुत सारी हैगी। जैसे माइग्रेन होना, जिसको सारी आज की मेडिकल साइंस कहती है माइग्रेन लाइलाज है। दूसरी चीज, सिर के बाल उड़ जाना, गोल गोल बाल सिर में से उड़ जाते हैं, इसे बाल्डनेस कहते हैं, एलोपेशिया कहते हैं। उसके लिए इंजेक्शन, बाहर की लगाने वाली दवाइयाँ, बहुत कुछ दिया जाता है, जिससे वो आ तो जाते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। अपनी दवाई खाने से वो परमानेंट आ जाते हैं और माइग्रेन वाले को भी बिल्कुल आराम मिल सकता है अगर वो समय से दवाई खाए और परहेज करे। इसका बड़ा साधारण सा परहेज है, आप ऑयल मत खाएं जिससे एसिडिटी होती है। ग्रेट। डॉक्टर साहब, एक चीज समझ में नहीं आई मुझे, ये हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक के सफर में किस तरह के लोग मिले आपको? हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक में वो सारे लोग मिले जो हर तबके के हैं। उन तबकों के अंदर हवाई चप्पल पहनने वाले कनाडा के लोग भी देखे मैंने, जो कहते हैं कि मैं कनाडा में रहता हूँ, पर वो चप्पल पहन के आया हुआ है क्योंकि वो वहां पर लेबर है। हिंदुस्तान का आदमी भी चप्पल ही पहनता था पहले, जूते तो उसने बाद में पहनने शुरू करे अपने खरीद के। वो सारे के सारे लोग जिन्होंने समय की कदर करी, रोज मेहनत करी, अपने काम को डेडिकेटली किया और किसी मुकाम तक पहुंचे, और वो आज कहाँ पे हैं ये उनसे मिलने पे ही पता लगेगा। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है आपके क्लिनिक में 40 से 50 पेशेंट या इससे भी ज्यादा करीब करीब लाइनें सी लगती हैं। मैंने एक घंटे में 124 मरीज भी देख रखे हैं। तो क्या आप एक घंटे में 124 मरीज का मतलब आप 30 सेकंड में बीमारी समझ जाते हैं? मैं 5 सेकंड में समझ जाता हूँ सारी बात। उसने पहले 5 शब्द बोले, अपनी बात उसने मुझे कह दी और मैंने पूरी आगे की स्टोरी लिख दी। जैसे किसी भी चीज का टाइटल बता दो, स्टोरी समझ आ जाती है। स्टोरी उसके आदमी ने खुद लिख लेता है। ग्रेट। तो ये क्या गॉड गिफ्टेड है या आपका एक्सपीरियंस है? ये गॉड गिफ्टेड समझो या मेरा एक्सपीरियंस समझो, ये मैं नहीं जानता। पिताजी के साथ काम किया आपने? मैं पिताजी के साथ बचपन से काम कर रहा था, जब मैं 7th क्लास पढ़ता था। तो क्या काम करते थे उस वक्त पिताजी? मेरे पिताजी भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे। तो आप उनके साथ क्या करते थे? मैं उनका असिस्टेंट बना रहता था। बिना पढ़ाई लिखाई के? मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था तब मैंने उनसे सारा कुछ सीख लिया था, बिना डिग्री लिए हुए? बिना डिग्री लिए। जब मैं पढ़ के आया तो उन्होंने एक सवाल किया 11th के बाद, आने वाले भविष्य में पढ़ा लिखा तो डॉक्टर कहलाएगा, पढ़ा लिखा, और जो नहीं पढ़ा लिखा होगा वो अनपढ़ ही कहलाएगा। इसलिए मेरे बेटे तू डिग्री कर ले। तो मैंने जाके लखनऊ में डिग्री करी। एक भयानक मंजर आया था कोविड डॉक्टरों की दुनिया में, वो था कोविड-19। डॉक्टर साहब, मैंने सुना कोविड-19 में भी आपने जान की परवाह नहीं की और मरीजों को घर तक दवाई भेजी।
हर मरीज को जो भी आया कोविड में, उसको पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक मैं दवाई देता रहा। घर में खूब झगड़ा हुआ। बहू ने बोला कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। मैंने कहा तेरे बच्चे हैं तो मैं तो ये अपने बच्चों को तो नहीं छोड़ सकता। तेरे 2 बच्चे, मेरे लाखों बच्चे हैं। क्या बात। मेरी मिसेस ने कहा कि तुम इस उम्र में कोविड से काम करोगे। मैंने कहा भाई घर तेरा है, मान लिया तेरा है घर, तो ये घर का गेट जो है ना बाहर मेन डोर वो बंद कर दे, उसके अंदर रॉड लगी हुई है। अब वहाँ जाकर हर मरीज को पूछते क्या है भैया, और आके उनसे फिर दवाई बना के उनको बाहर देते। अब समस्या आ गई कि ये जो नोट आ रहे हैं इनके अंदर भी तो तुम हमारे घर में फैलाओगे। तो वो नोट हम एक ट्रे में लेते थे और उस ट्रे में सैनिटाइजर में छिड़कते थे उन पे, और उन्हें 2 घंटे धूप में रहने देते थे। डॉक्टर साहब, बात ये नहीं है कि आप नोट लेते थे या कैसे नोट थे, बात ये है कि आपने जिस लगन से सेवा की, कुछ लोगों के तो आपने घर बाय पोस्ट में दवाइयां भिजवाई, कैसे करते थे ये सब आप? ये सारे काम प्रभु ने अपने आप करवाए मुझसे। आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिली होगी कोरोना के बाद जो आपने सेवा की लोगों की। वैसे तो आपको सेवा करने का 45 साल से अवसर मिला हुआ। बहुत मजा आता था उसमें कि भाग भाग के जाते थे उनके पास, और सर पे हेलमेट लगा लिया, चश्मा लगा लिया, मास्क बांध लिया, और उनको दवाई दे रहे हैं। और वो सारे के सारे 5 दिन की दवाई के अंदर ही लगभग ठीक हो जाते थे। बहुत मरीज आते थे, लाइन भी लगती थी। और सेक्टर के अंदर पुलिस वाले, चौकी अंदर है हमारे सेक्टर 14 फरीदाबाद में, तो वो पुलिस आ गई कि जी आपके ऊपर धारा ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, और आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये इनको क्यों बुलाते हो। मैंने कहा बताओ मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा यहाँ कोई अंदर है? नहीं है, क्योंकि उन्हें अंदर बिठाते नहीं थे हम। बाहर गेट पे भीड़ देख के बाहर गेट पे खड़े, तो बाहर 4 मरीज खड़े थे। पुलिस आ गई तो उनको, मैं पीछे इधर था, उनका मुंह मेरी तरफ था, मेरा मुंह मरीज की तरफ था। उनको मैंने इशारे से कहा गाड़ी में बैठ जाओ। वो चारों मरीज गाड़ी में बैठ गए। जब पुलिस चली गई तो फिर उनको दवाई दी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे तजुर्बे हैं आपकी जिंदगी में, दवाइयों से लेकर, पेशेंट से लेकर, अपनी निजी जिंदगी में। अपनी पत्नी को कहाँ रखते हैं इस सफर में आप? जितना उसने साथ दिया है किसी ने नहीं दिया। डॉक्टर साहब, कहीं मैंने आपकी किसी दुखती रग पे तो हाथ ही रख दिया? नहीं, आपने तो मुझे भी भारी कर दिया। चलिए इस पे बाद में आएंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज बताएं मुझे, पिताजी की लेगेसी को लेकर आगे चले आप। जो सीखा वो तो आगे दिया ही दिया, अपने से भी आपने ऐड किया इसमें। क्या कहना चाहेंगे पिताजी के बारे में? चलिए इसमें भी नहीं जाते। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं अपने परिवार को लेकर, होना भी चाहिए डॉक्टर साहब, आराम से। जो उन्होंने दिया है वो बाप लगभग देते ही नहीं। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं? इससे भी ऊपर कोई शब्द है तो वो इस्तेमाल करना चाहते हैं आप? इससे शब्द ही नहीं है। शब्द ही नहीं है। डॉक्टर साहब, गर्मी की दोपहर में मैंने देखा है आपको, सुना भी है आपके बारे में, 40-45 डिग्री टेम्परेचर में भी आप बैठे रहते थे। मरीज जब तक मरीज खत्म ना हो जाए आपने कभी अपनी शॉप बंद नहीं की। आखिरी मरीज तक आपने देखा। बिल्कुल। और जबकि आपका क्लिनिक का टाइम से 1-1 घंटा ऊपर हो जाता था, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे ऊपर हो जाते थे। ये भावना भी आपको पिताजी से मिली? वो रात के 2 बजे खड़े हो जाते थे। क्या ये पेशे की डिमांड है या पैसों के लिए करते थे आप? नहीं, अपनी इच्छा थी। पेशे की डिमांड थी।
और एक आप में अंदर जो सेवा भावना थी उसके ऊपर चलते थे। डॉक्टर साहब, ग्रास रूट से आए हैं आप, पिताजी भी एक साधारण इंसान थे, साधारण परिवार से थे, आप भी आए, लेकिन आज एक खास मुकाम पे खड़े हैं आप। क्या सोचते हैं, क्या नहीं किया आपने? सब कुछ कर रहा। कोई रिग्रेट ऐसा, कोई जिंदगी में ऐसा रिग्रेट ये कर लेता? और नहीं, ऐसे कुछ इच्छा ही नहीं है। तो अभी भी आप उसी उम्र के इस पड़ाव पे आने के बाद भी आप उसी तन्मयता से ये सब कुछ कर रहे हैं? रोज करता हूँ। वही रूटीन है आपका? रोज सुबह 9 बजे सीट पे बैठ जाता हूँ, 11 बजे तक रोज देखता हूँ, फिर शाम को भी देखते फिर हैं? 12 बजे से लेके दोपहर में फिर बेटे के साथ देखता हूँ, शाम को आराम करता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे देखने वाले जानना चाहते हैं कि आज एक दो चीजें ऐसी हैं जो हर आदमी उनमें गिरता जा रहा है, ब्लड प्रेशर और शुगर। क्या कहना चाहेंगे, शुगर बीमारी है? शुगर जो है ये हमारे आलस्य का नतीजा है, सिटिंग जॉब का नतीजा है। हम फिजिकली वर्क नहीं करते जो हमें करना चाहिए। एक्सरसाइज, योगा हमने सबने भुला दी है। केवल एक ही जोर है हमारा खाने पे, कि ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये स्वाद ले लूं, वो स्वाद ले लूं। ये सारी चीजें शुगर को बनाती है। इसके बारे में आपकी दवाई का क्या कहना है? शुगर की किसी के पास कोई दवाई नहीं है, सारे झूठ बोलते हैं। शुगर केवल एलोपैथी की दवाई से कंट्रोल होती है, ठीक वो भी नहीं होती। होम्योपैथिक में इसका इलाज किसी में भी नहीं है। ये आपका 45 साल का तजुर्बा है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल है, चैलेंज है संसार को। और भी होम्योपैथिक के डॉक्टर इस बात को सुनेंगे? जो मर्जी सुने, पूरे संसार को चैलेंज है। दवाई निकाल के दिखाओ और ठीक करके दिखाओ कि ये इंसुलिन आदमी लगाता था और आज ये बिना इंसुलिन के सब कुछ खाता है। तो आप ये चैलेंज करते हैं कि होम्योपैथिक में इसकी कोई दवाई नहीं? कोई दवाई नहीं है, किसी के पास कोई दवाई नहीं है। जो डॉक्टर होम्योपैथिक में शुगर की दवाई दे रहे हैं, इसका मतलब मरीज को चीट कर रहे हैं। आज झूठ बोलने वालों की लाइन लग गई है। केवल वो पैसे के लिए हर इंसान से ये कहते हैं कि मैं तेरा ये कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा। जब करने की बात आती है तो भाग जाते हैं। देखिए, आपकी बात के पीछे आपका 45 साल का तजुर्बा है। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ सबको, संसार को दे रहा हूँ, होम्योपैथी के डॉक्टरों को नहीं दे रहा, संसार को चैलेंज दे रहा हूँ कि तुम इसको ठीक करके दिखाओ। इससे कोई भी मरीज जो इंसुलिन लेता था वो ठीक हो गया। वो आदमी दिखाओ मुझे, वो लेकर आओ। ये आपकी इसने आदमी, इसको ये चीज हमने खिलाई और आज इसका पैनक्रियास दोबारा रिवाइव हो गया। ये आपकी प्रैक्टिस का जो है वो एक निचोड़ है। और भी कोई ऐसी चीज है, बीमारी है जिसका होम्योपैथिक में इलाज नहीं है? इसके अंदर जो ब्रेन रिलेटेड डिजीजेज हैं उनके ऊपर कम असर है, मिनिमम उसमें कवर होता है। हाँ, उसमें कम असर होता है। और स्किन डिसीज के लिए? स्किन में तो 100% कामयाबी है। मतलब त्वचा के जितने भी रोग हैं इनमें होम्योपैथिक बहुत असरकारक है। पेट के रोग, चमड़ी के रोग, वायरस के रोग, ये सारे ठीक हो जाते हैं। सब ठीक हो जाते हैं। और आपने कहा माइल्ड कैंसर भी आप जो है, जो माउथ का कैंसर है, माउथ कैंसर के लिए जो फाइब्रोसिस नाम की बीमारी हो जाती है वो भी ठीक हो जाती है। बाकी तो पथरी वथरी ये तो आम चीज, ये तो साधारण सी बातें हैं। हाँ। और कोई ऐसी चीज जिसमें आपको महारत हासिल हो? वो बताया था मैंने आपको, माइग्रेन है और सिर के बाल उड़ जाते हैं, सिरोसिस जो होता है, एलोपेशिया। सिरोसिस के लिए भी काफी हद तक इलाज हो जाता है। जो लोग नमक का परहेज साथ में करते हैं वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। सिरोसिस में मैंने सुना था आपके पास पेशेंट काफी तारीफ करते हैं आपकी दवाई की। ठीक हो जाते हैं, लेकिन डेडिकेटली वो दवाई नहीं खाते।
जिन्होंने खाई है वो सारे के सारे लगभग ठीक हो गए। डॉक्टर साहब एक चीज मुझे थोड़ी सी आपसे समझनी थी। मीठी दवाई देते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि चीनी की गोली होती है, इसने क्या असर करना है। एलोपैथिक डॉक्टर अक्सर कह देते हैं कि ये होम्योपैथिक का कोई फायदा नहीं है, आप एलोपैथिक लीजिए। इस धरती के ऊपर पिछले कई सदियों तक नई नई तरह की पैथियां आती रही। वो पैथियां सारी की सारी लुप्त होती रही। बची कितनी? एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी कहीं कहते हैं। हाँ, ठीक। इन सारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। इनके कॉलेज बने हैं, बोर्ड बने हैं, इनको ही डिग्री दी जाती है। हाँ, पूरा कोर्स है 5 साल का, बकायदा पूरा 5.5 साल का कोर्स होता है, वो करना पड़ता है। तब जाके एक होम्योपैथिक डॉक्टर बनता है। तब एक डॉक्टर बनता है, चाहे वो एलोपैथी का बने, चाहे होम्योपैथी का बने, चाहे आयुर्वेदिक का बने, चाहे यूनानी का बने। तो डॉक्टर साहब आप इस उम्र में भी आके, लगभग मेरा ख्याल है आपकी उम्र इस वक्त 70 को टच कर रही है। 69 के आप हो चुके हैं और आज भी उतनी एनर्जी से आप पेशेंट के लिए काम करते हैं। इसका राज क्या है? सात्विक भोजन और मन की शांति। ये तो बहुत ऊंचा सवाल है। मन की शांति कैसे? मतलब मन की शांति इसलिए कि आपको जो करना है अपने जीवन में वो आप अपने शांतिपूर्वक डेडिकेटली करें। जो चीजें आपको तंग करती है वो करती हैं बच्चों की शादियां। बच्चों की शादी हो गई, आपके बच्चे हैं और वो सेटल हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, और जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के जो भी हिसाब किताब है वो सारा हिसाब किताब कर दिया जाए समय अनुसार। किसके हिस्से क्या है, किसके हिस्से क्या है, वो सारा का सारा अपने जीवन में रहते हुए कर दो। मतलब आपने दो तरह से शांति ले रखी है, पारिवारिक शांति भी ले रखी है और जो आप पेशेंट की सेवा करते हैं उससे भी आपने एक शांति ले रखी है। उससे तो शांति मिलती है, उससे जीवन चलता है। जो ये वाली अशांति है जो लोगों के पास देखने को मिल रही है कि वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं और बच्चों को देते रही, बाद में झगड़े होते हैं। समय अनुसार उनको दे दो। ये तो हर परिवार का अपना एक अलग ही मिशन होता है। मिशन होता नहीं है, मिशन बना देते हैं उसको। वो मिशन कैसे बनाते हैं कि वो अपने मरने तक अपनी सीट नहीं छोड़ते। मैंने अपने जीते जी अपने बेटे को अपनी सीट दे दी कि मेरे जीते जी ये वो सारी चीजें सीख ले जो मेरे जाने के बाद काम आएगी। जैसे आपने पिताजी से ली, जैसे मैंने अपने पिताजी से ली, वो लेगेसी आपने अपने बेटे को पास ऑन कर दी। और जितनी भी सारी मेरी प्रॉपर्टी थी, जितना भी रुपया पैसा सब कुछ था, शेयर थे, सब उस बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिए। चलिए फिर आते हैं उस बात पे। आपकी जीवन संगिनी नाम है आरती जी। हाँ जी। जीवन संगिनी का कहते हैं आपकी कामयाबी में बहुत रोल होता है। आपने तो हर वक्त, मैं अब उस अनछुए पहलू को फिर छूना चाहता हूँ, उस वक्त आप इमोशनल हो गए थे। मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि सचमुच आपकी जिंदगी में आपकी पत्नी का बहुत रोल रहा। आपकी माताजी को भी वो देखती थी, पिताजी के जाने के बाद बच्चों को भी देखा, आपका भी देखते रहे। दवाइयाँ जो घर से आती आप बनाते, उनमें भी सहयोग रहा उनका। अगर वो सहयोग नहीं देती तो मैं आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, ये आपकी उनके प्रति ये श्रद्धा है। चलिए, मैं सिर्फ इतना ही सुनना चाहता था आपके मुंह से। मैं तो शायद आपके माताजी से भी मिला हुआ हूँ। बहुत ब्लेसिंग्स थी उनकी आपके ऊपर, आपके लिए बड़े अनमोल शब्दों का इस्तेमाल करती थी क्योंकि आप उनके बहुत करीब थे। पिताजी को आपने जल्दी से खो दिया था, मुझे इसका भी पता है। पिताजी बहुत
जल्दी यहाँ से स्वर्गवास कर गए थे, उसके बाद सारी जिम्मेवारी आपने संभाली। एक मंत्र दीजिए आप अपनी कामयाबी में, क्या रहा? समय का सदुपयोग। जो भी काम आपको करना है समय से कीजिए, और पहले आगे की सोचिए कि फ्यूचर क्या होगा हमारा, फ्यूचर में हम कैसे जिएंगे। तो उसके लिए मैंने हमेशा आगे के बारे में ही सोचा है कि आगे मुझे जीवन में क्या करना है। दूर की सोच, आगे की सोच। ये नहीं कि आज मिल गया तो आज ही खा लो सारे को, नहीं। आगे कैसे जिएंगे उसके लिए मुझे आज क्या करना है। मतलब आपका मोटिव है कि मेहनत और सत्कर्म पर जोर दो, आगे की सोचो। आगे की सोचो। तो आपने भविष्य को कुछ इस तरह प्लान किया था, वही आपको मिला या कुछ बदला? वैसे ही मिला और वैसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा सोचते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए भी आपने संदेश दे दिया, समय का सदुपयोग करो। मैं जानता हूँ आपके बेटे जो आपके साथ हैं वो भी डेडिकेटेड हैं, आपसे ही सीखे हुए हैं सब कुछ। और आज मैं आपका समय मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ आपसे सुनने को मिला। बहुत बड़ा आज आपने एक चैलेंज दिया है होम्योपैथी में कि डायबिटिक को बिल्कुल भी कोई ठीक नहीं कर सकता, तो इससे भी लोगों की धारणाएं बदलेंगी। वो जो अंधाधुंध होकर होम्योपैथी के डॉक्टर से दवाइयाँ लेते थे, तो वो भी आज सोच समझ के अपना निर्णय लेंगे, क्योंकि आपने 45 साल के तजुर्बे का निचोड़ दिया है। डॉक्टर साहब, कमाल किया आपने। उसमें जो दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, जो शुगर के लिए कही जाती है, वो केवल फॉर द टेपिंग थोड़ा बहुत आराम दे सकती है, बस। रिजल्ट जीरो है। चलिए, आप आए हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम एक आम आदमी को खास बनते हुए जो हमने देखा, आपके मुंह से जो ये जर्नी सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और मैं खुद तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आप मेरे शो पे आए, पॉडकास्ट पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।